ब्राह्मणों को गाली देकर वोट कमाना बहुत आसान है, तो हम लोगों के पास भी 9 नंबर का जूता है, मुंह पे चलाने के तैयार बैठे। मनुस्मृति लोगों को जीवन जीने का तरीका बताती है। अनिल मिश्रा भैया के साथ, अनिल मिश्रा भाई साहब के साथ हम पूरा अधिवक्ता समाज, पूरा ब्राह्मण समाज सब लोग खड़े हैं। अब ब्राह्मणों को गाली दे के या ब्राह्मणों को अपमानित करके या ब्राह्मणों को खत्म करके इस देश में क्या बनाना चाहते हैं। एक सूत्र में ये बन चुका है कि SC एक्ट फर्जी होता है। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जाति नहीं होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। आपके समाज का अहित आपके समाज के लोग कर रहे हैं, सवर्ण नहीं कर रहा, ब्राह्मण ठाकुर नहीं कर रहा। क्या है पंकज चौधरी? पंकज चौधरी मुझे रोटी देते हैं क्या? पंकज चौधरी को ब्राह्मण हटा देगा देश से, और ब्राह्मण सम्मान की मौत चुनने जा रहा है फिर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक प्राइम, जनता का मंच, जनता की आवाज। हम लगातार जनता के बीच में रहते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन आज हम एक अलग मुद्दे पर बात करने के लिए आए हुए हैं। एक सेंसिटिव मुद्दा है, अगर कहा जाए एक तरीके से देश का ऐसा मुद्दा है कि जहां पर दो समुदाय आपस में इस तरीके से आमने सामने आ गए हैं कि धीरे धीरे देश का जो माहौल है वो बिगड़ता जा रहा है। ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो कल हुआ वो सब आपने देखा ही होगा। किस तरीके से अनिल मिश्रा, जो कि एक अधिवक्ता हैं और पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं बार एसोसिएशन के, सबसे पहले शुरुआत जब हुई, जब विनय रतन सिंह भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मनुस्मृति को जलाया और उसके बाद में उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके विरोध में ग्वालियर में भीमराव अम्बेडकर जी की जो फोटो है उसको जलाया गया और फिर पुलिस ने जो कार्रवाई की उसका लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। जो ब्राह्मण संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ में दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय परशुराम जी की। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, अनिल मिश्रा जी की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके से दूसरे वर्ग द्वारा मनुस्मृति को दहन किया गया तो ये भी बहुत गलत था। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर उन्होंने ऐसा कर्तव्य न किया होता तो हो सकता है कि अनिल मिश्रा जी या उनके लोगों के द्वारा भीमराव अम्बेडकर साहब का भी फोटो वगैरह नहीं जलाई जाती। ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर आप हमें गाली दोगे तो निश्चित बात है कि हम भी आपको कुछ न कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदान करेंगे। तो ये उसी के लिए हुआ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कार्रवाई एक पक्ष पर हुई, जो कि निंदनीय है। कैसे देखते हैं कि अभी फिलहाल में IAS रहे संतोष वर्मा हैं भी, जिस तरीके से ब्राह्मण बेटियों को लेकर शब्द बोले, इस्तेमाल किए, क्या कहेंगे? उनके लिए अभी तक कोई न गिरफ्तारी हुई है। क्या लग रहा है कि भाजपा की जो सरकार है संरक्षण दे रही है? देखिए, संरक्षण तो हर सरकार देती है ऐसी मानसिकता के लोगों को, क्योंकि ब्राह्मणों को गाली देकर वोट कमाना बहुत आसान है। ब्राह्मण केवल वो जरिया बन गया है कि इसको ठोको, पीटो, गाली दो और दूसरे समाज का वोट पाते रहो। और राजनीतिक दल केवल वोटों के लिए ही पॉलिटिक्स करते हैं, उनका दूसरा कोई विजन ही नहीं है। संतोष वर्मा को ये लग रहा है कि ब्राह्मणों की बेटियां उनके घर में आ जाए, उनके बच्चों से रिश्ता नहीं कर ले तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो क्या संतोष वर्मा की निजी हैसियत में है वो क्या आरक्षण खत्म कर देंगे? संतोष वर्मा IAS हो के भी आरक्षण का लाभ लेने की पैरवी करने वाला व्यक्ति है। संतोष वर्मा की वजह से उनके ही समाज, संतोष वर्मा जैसे लोगों की वजह से उनके समाज के जो सबसे पीड़ित व्यक्ति हैं उन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा आज तक। तो संतोष वर्मा की बात को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके जैसे लोग जब ब्राह्मणों में वार करेंगे ना, तो हम लोगों के पास भी 9 नंबर का जूता है, मुंह पे चलाने के तैयार बैठे। मनुस्मृति को जलाने की बात हो रही है। जिस तरीके से हर 25 दिसंबर को जलाने कहा जाता है कि वो तो बाबा साहब ने जलाई थी मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर को, बराबर कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, लोग करते चले जा रहे हैं। भीम आर्मी इसको और तोड़ देती है, हर साल ये प्रक्रिया होती है। अब दिक्कत तो ये है कि भीम आर्मी पहले ये स्पष्ट करे कि बाबा साहेब SC ST वर्ग के थे या अल्पसंख्यक थे। जहां तक मेरा ज्ञान है उन्होंने तो बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो भीम आर्मी पहले ये तो क्लियर करे कि बाबा साहब उनके वर्ग में हैं भी कि नहीं है, कि मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति क्या बताती है आपको। जब मनुस्मृति थी तब क्या संविधान में कहीं प्रस्तावना थी? मनुस्मृति लोगों को जीवन जीने का तरीका बताती है, कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है। तो किसने मनुस्मृति पढ़ी है? जो लोग मनुस्मृति जला रहे हैं, मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं, जिन्होंने मनुस्मृति जला रहे हैं वो मनुस्मृति का एक श्लोक पढ़ के बता दें।
वो कह रहा कि इसमें अपमान होता है, हमारा अपमान किया, जब महिलाओं का अपमान किया जा जाती रहा। रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। उनको जीवन जीने की शैली नहीं पता थी, उनको खाना खाने का तरीका नहीं पता था, उनको रहने का पहनने का तरीका नहीं पता था, तो उनको अपमान लगता है। अगर संतोष वर्मा की मानसिकता देख लीजिए, आईएएस हो के भी वो ब्राह्मण लड़की से शादी करवाना चाहते हैं, अपने लड़के की संबंध बनवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं? क्यों नहीं? उनके समाज, इसका मतलब ये है ना कि वो अभी भी अपने, उनको खुद अपने समाज पे विश्वास नहीं है कि उनके समाज की लड़की जब उनके घर में आएगी तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, वो कैसे रहेगी, कैसी शिक्षा जाएगी। ब्राह्मण बौद्धिक जाति है, ब्राह्मण जिस घर में जाता है उस घर की रौनक बढ़ा देता है। अनिल मिश्रा जी इतने बड़े अधिवक्ता हैं, वकील हैं, क्या लगता है कि इस दांव पे वो फंस गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ी त्रुटि हुई कि अम्बेडकर साहब की प्रतिमा नहीं जलानी चाहिए। अम्बेडकर साहब भी हमारे देश के लिए बहुत उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य लोग थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कोई भी। तो लेकिन मेरी बात ये है कि अम्बेडकर साहब की प्रतिमा नहीं जलानी चाहिए थी। ये कोई विकल्प नहीं है कि कोई गाली दे तो हम भी उसको गाली दें। हमारे पास कलम की ताकत है, हम अपना लड़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा मुझे भी ये लगा कि ये काम नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद अनिल मिश्रा भैया के साथ, अनिल मिश्रा भाई साहब के साथ हम पूरा अधिवक्ता समाज, पूरा ब्राह्मण समाज, सब लोग खड़े हैं। जिस नाम को आप ले रहे हैं वो उनका ये नाम हमने वापस ले लिया है। कौन सा नाम? जो कहा कि ब्राह्मणों ने अम्बेडकर नाम दिया था वो वापस वापस ले रहे हैं, सिर्फ अम्बेडकर लगा तो नाम नहीं है। हाँ, तो ये बात तो ये है ना, ये बात देखिए, ये बात अनिल मिश्रा या भीम आर्मी नहीं बोल पाएगी। ये तो जिस ब्राह्मण ने उनको गोद लेके काम किया उसकी बात है। और इस देश का ये इतिहास रहा है। अगर ब्राह्मण नहीं होता तो जो आज बहुत बड़े बड़े दार्शनिक बन के जिनकी फोटो लगी हुई है लखनऊ से लेकर कन्याकुमारी तक, उनकी फोटो ना लग रही होती। मायावती जी एक पार्क न बनवा पाई होती अगर ब्राह्मण ना होता तो जिनकी मूर्तियां लगी है ना, उन सबको ब्राह्मणों ने ही अपना नाम दिया है। अगर ब्राह्मण किसी को शिक्षा लेने से रोकता ना, तो आज भी ये लोग अशिक्षित रहते और वही काम कर रहे होते जो मुगलों ने इनसे करवाया। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लगातार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण, एक तरफ कहा जाता है कि ब्राह्मण राजनीति का क्यों है, एक तरफ ब्राह्मण कह रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस की भर्ती हो, उसको लेकर सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश में ईडब्ल्यूएस क्रांति के नाम पर लोग, युवा हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। क्या कहें? देखिए, ब्राह्मण परेशान तो है, लेकिन मानते ब्राह्मण बहुत पीड़ित है। ब्राह्मण मध्य प्रदेश का भी, उत्तर प्रदेश का। अंतर एक होता है कि ब्राह्मण बड़ा मौखिक है, वो कोई भी लड़ाई को फ्रंट से लड़ता है। सवर्ण एकता के नाम पर ब्राह्मणों को ठगा जाता है। ठीक है, ब्राह्मण युवक आंदोलन करता है, ब्राह्मण युवक मुकदमे खाता है, ब्राह्मण युवक जेल में जाता है। सवर्ण एकता के नाम पे बाकी सब लोग मलाई खा रहे होते हैं। लगातार ब्राह्मणों को कोई साथ नहीं देता, और जब ब्राह्मणों पे कोई बात आती है तो सारे लोग भाग जाते हैं, ब्राह्मण अकेला लड़ रहा होता है। लेकिन ब्राह्मण वो बौद्धिक जाति है, वो बौद्धिक कौम है जिसने हमेशा नेतृत्व किया है, जिसने हमेशा देश के प्रगति के लिए कार्य किया है। हम इतने पीड़ित होने के बाद भी देश के साथ रहते हैं, ये हमारी मान्यता है। अपमान हो रहा अभी हाल ही में शिवपाल सिंह बोल रहे हैं कि अगर अपमान हो रहा तो ब्राह्मण आ जाए, हम सम्मान देंगे। शिवपाल सिंह जी के भी सरकार में अगर हमारा सम्मान हुआ होता तो उनकी सत्ता जाती क्यों? 12 में पूरी फुल फ्लैश की सत्ता दी थी ना ब्राह्मणों ने उनको। विकल्प क्या? अगर वही तो मैं पूछ रहा हूँ, विकल्प क्या है ब्राह्मणों के पास? मजबूरी में ब्राह्मण को देखिए, 2 चीज में चुननी है, अपमानजनक मौत या सम्मानजनक मौत। तो बीजेपी के पास वो इसलिए है, वहां पे गाली सुनता था, जूता चप्पल खाता था, यहाँ गोली से मारा जा रहा है। तो मतलब दोनों है, मर तो दोनों जगह रहा है। लेकिन ये है कि बीजेपी में भाई सीने पे गोली पड़ रही है, जूता चप्पल नहीं पड़ रहा है। नहीं तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और देवरिया में एक ब्राह्मण के ऊपर पेशाब करके मारा गया था, किसने बोल दिया था? या कितने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुए तो अखिलेश यादव जी ने बोल दिया। हाँ, मैं ये बात तो है कि हम लोगों ने बीजेपी को जिस मत से वोट दिया या जिस मत से, तो बीजेपी में जब हमको अत्याचार का सामना करना पड़ा और ज्यादा करना पड़ा तो फिर तकलीफ तो हुई है कि बताओ, अपने घर में भी हम मार खाएंगे तो गुस्सा तो लगेगा ही लगेगा। तो ये तो सोचना पड़ेगा सरकारों को कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, और ब्राह्मणों को गाली दे के या ब्राह्मणों को अपमानित करके या ब्राह्मणों को खत्म करके इस देश में क्या बनाना चाहते हैं। थोड़ा आप पेशे से अधिवक्ता हैं, क्या लगता है कि अनिल मिश्रा जी को जमानत मिल सकती है, और कब तक, किस एंगल से जमानत मिलेगी, किस तरीके से मिल पाएगी? वो बहुत वरिष्ठ वकील हैं और बहुत ही नॉलेजफुल व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी है तो बिल्कुल नॉलेज से लड़ी होगी। हाँ, लेकिन फंस फिर भी गए। फंस तो देखिए, कानून तो सबके लिए काम करेगा ना, किसी के लिए हार्ड हो जाता है, किसी को सॉफ्ट हो जाता है। कानून काम सबके लिए करेगा। जो धाराएं मुझे लगे, मेरे पे लगेंगी, वही आप पे लगेंगी, वही दूसरे पे लगेंगी। फर्क प्रशासन का है कि प्रशासन उस तरीके को कैसे ट्रीट करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही अनिल भाई साहब जो हैं वो बाहर आएंगे और फिर से समाज का नेतृत्व करेंगे। मोहन
यादव की सरकार को कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे पूरे मुद्दे प्रकरण को लेकर कैसे देखिए, देख रहे हैं? मोहन यादव हुए, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हुए, चाहे कोई भी सरकारें हुई, उनको बस ये देखना चाहिए कि हम लोगों का भी हित देखें, हम लोगों का भी भविष्य देखें। अगर ये आंदोलन, देखिए संविधान सभा में 299 मेंबर थे, किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा है, सबका बराबर। कैप्टन कोई हो सकता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका जिक्र आज तक संविधान में नहीं आता है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में किसी एक को पूरा क्रेडिट दे देना और बाकी पूरी टीम का मनोबल तोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। इशारा BN राव की तरफ तो नहीं है? मैं BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबकी बात कर रहा हूँ। 299 मेंबर थे, क्रिकेट का मैच हुआ, एक टीम जीती एक टीम हारी, जो टीम जीती उसका कैप्टन सर्वोपरि है, ये माना जाएगा। लेकिन फिर 10 वो जो और खिलाड़ी जो खेल रहे थे, क्या उनकी आप उपलब्धियों को नकार देंगे? उनका नाम क्यों नहीं हो लिया जाता है? उनकी प्रतिमाएं देश में क्यों नहीं लग रही हैं? उनको क्यों नहीं उनका हक मिल रहा है? उनके बीवी बच्चों का जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? केवल एक ही व्यक्ति विशेष को पूरा श्रेय क्यों दिया गया? ये बहुत गहन चिंता का विषय है और इसी पे अनिल मिश्रा जी बात कर रहे हैं। वो SC/ST एक्ट को लेकर भी बात करते हैं कि SC/ST एक्ट जो है इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। ये बिल्कुल करना चाहिए। SC/ST एक्ट जो है वो असल में समाज के जो SC वर्ग है, जो वाकई पीड़ित है, उसके लिए काल है। क्योंकि जो आप देखिए, उदाहरण देख लीजिए, मेरे ऊपर एक हरिजन एक्ट का मुकदमा लगा, मैं 2 ब्राह्मण महिलाओं जला के मार दी गई, मैं उनकी आवाज बन के गया था। वहां पे मेरे ऊपर एक मंत्री जी ने, एक सांसद जी ने एक मेरे ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवाया। किससे लिखवाया? एक हरिजन महिला से लिखवाया। अब बताइए, दुनिया ने देखा फर्जी है, तो जब आप वो महिला अपने जो उसको अधिकार मिला उसका दुरुपयोग किया ना, उसने उन जैसी महिलाओं की वजह से, जो वाकई पीड़ित SC एक्ट की महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनको लोग गाली देते हैं, उनको लोग अपशब्द बोलते हैं, क्योंकि एक सूत्र में यह बंध चुका है कि SC एक्ट फर्जी होता है। इसको मानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं, होता है। ओरिजिनल भी हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूं ना। लेकिन जब आप बृहद मात्रा में फर्जी लग रही हैं, मैं इससे समाज में क्या जा रहा है? जैसे मेरे ऊपर मुकदमा लगा, कसड़ा गौतम साहब जी ने लगाया, मेरी मां समान महिला थी वो, उन्होंने मेरे ऊपर अर्जन रेट लगाया, पूरे देश ने देखा। तो अब एक बात बताइए कि और अन्य वर्गों में ये भाषा नहीं जाएगी, ये भावना नहीं जाएगी कि ये तो फर्जी है? तो उन्होंने अहित मेरा, तो मैं तो मुकदमा लड़ूंगा, कोर्ट जो देखेगी, लेकिन असलियत में तो उन्होंने SC वर्ग के उन लोगों का अहित किया जो वाकई पीड़ित थे। उनको भी लोग गलत कहते हैं। वो अगर सही भी न्याय मांगेंगे तो लोग कहेंगे नहीं, अर्जन का मुकदमा फर्जी लगाया इन्होंने। तो उन्होंने नुकसान किया अपने ही समाज के लोगों का। और ये SC वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो लोग दूसरे समाज के ऊपर फर्जी हरिजन के मुकदमे लगवा रहे हैं, उनका बहिष्कार करें। मनु इसमें जलाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बताइए, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मनुस्मृति हमारे लिए भी तो एक जीवन जीने की पद्धति है। जब संविधान नहीं था तो मनुस्मृति के हिसाब से ही तो देश चलता था। राजा महाराजा लोग, या अगर हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, राजा महाराजा वाले, तो मनुस्मृति को मानने में क्या बुराई थी? मनुस्मृति क्या कहता था? मनुस्मृति यही तो कहता था कि किसका क्या कर्म है। ठीक है, मनुस्मृति ने ये लिखा। हाँ, दिक्कत ये है कि अपने देश में विरासतें लिखी जाती हैं, वसीयतें लिखी जाती हैं कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी के पास 5 करोड़ की संपत्ति है, तो दुर्गेश मणि त्रिपाठी उस संपत्ति के वारिस होंगे। ऐसे ही कुछ लोगों ने, कुछ व्यक्ति विशेषों ने अपने ज्ञान पे भी वसीयत लिख दी। ज्ञान सबको मिलना चाहिए, ज्ञान किसी एक वर्ग की वो नहीं हो सकती थी। और वही कुछ ब्राह्मणों ने बाद में तोड़ा। क्या लगता है कि समय के हिसाब से कुछ संशोधन भी होनी चाहिए उसमें? देखिए, संशोधन, मनुस्मृति का तो अब कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, तो संशोधन की तो कोई बात है नहीं। और मनुस्मृति जो लिखने वाले लोग थे वो बहुत बौद्धिक लोग थे, उनको मालूम था उन्होंने क्या लिखा। वो बड़े बड़े विद्वान थे। आज के युग में ऐसे विद्वान नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन अब जैसे संविधान है, संविधान में क्या संशोधन नहीं होते हैं? निरंतर संशोधन की प्रक्रिया चलती रहती है। कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ सही है, तो वो संसद में या विधायिका में बैठ के उस पर बातें होती है, चर्चाएं होती हैं। क्या लग रहा कि अगर मनुस्मृति में किसी को दिक्कत दिख रही है, लग रहा है, तो दूसरे पक्ष से 4 विद्वान आ जाएं जो बहुत श्रेष्ठ हो, और इधर से 4 विद्वान आ जाएं, आपस में शास्त्रार्थ कर लें मनुस्मृति के विषय में। खुलकर बात होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। आखिर ये भ्रम, कुत्ता वो कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो हम कौवा देख रहे हैं, कान देख ही नहीं रहे हैं। अरे मनुस्मृति पढ़ी किसने है? जानता कौन है मनुस्मृति को? कुछ ऐसा ही अभी रामचरितमानस को लेकर था कि उसमें 1-2 आए ढोल। देखिए, मेरा रामचरितमानस के विषय में मेरा एक अलग विजन है। रामचरितमानस वाल्मीकि जी, वो गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य रचनाकार थे। तो
इंटरटेनमेंट, जैसे अभी फिल्में बनती है तो वैसे एक काव्य लिखा गया, उसमें तमाम गाने, संगीत, तमाम रोचक कथाएं डाली गई उसमें। रामचरितमानस जो है ऑथेंटिक नहीं है कि बिल्कुल ऑथेंटिक बोला जाए उसको। रामायण अलग चीज है, रामचरितमानस अलग चीज है। रामचरितमानस की सुंदरता लोग उसको सुरुचि से पढ़ें इस हिसाब से बनाया गया, और उसके अर्थ का अनर्थ लोग करते हैं। सभी लोग कहने लगे कि ये तो आपने कुछ अलग सा बोल दिया कि नहीं वो ऑथेंटिक नहीं है। हाँ, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि रामचरितमानस एक काव्य रचना है। देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप एक बार बताइए, रामायण को आज भी माइथोलॉजी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? फिर देश में उसको घोषित कर दें कि ये राष्ट्र ग्रंथ है, ये गीता रामायण नहीं किया ना, माइथोलॉजी बोला जाता है उसको। रामचरितमानस रामायण का एक सरल रूप है, जिसको गोस्वामी जी ने अपने हिसाब से उसको सुंदरता देने के लिए कि उसको साधारण व्यक्ति भी पढ़ ले, कोई चीज का ट्रांसलेट किया गया अलग लैंग्वेज में, क्योंकि रामायण हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता था, लेकिन रामचरितमानस आज हमारे और आपके जीवन में बसी हुई है। तो इसका सरलीकरण है। अब उसमें कोई बात आई, उसको अर्थ का अनर्थ लोग करते हैं। अच्छा, एक सवाल और, देश किससे चलना चाहिए? देश तो नहीं, देश तो संविधान से ही चलेगा, और संविधान में कुछ भी गलत नहीं है। किनके वाले संविधान चलेगा, वो बी.एन. राव वाले से या अम्बेडकर वाले? देखिए, संविधान तो बी.एन. राव और अम्बेडकर का एक ही था, नेताओं ने बांट दिया। अब मेरी बात समझे, मेरा बस कहना का ये है कि श्रेय सबको मिलना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को हम पूरा खाना दे दें, यानी पूरी टीम हाँ, को श्रेय मिलना चाहिए। पूरी टीम को श्रेय मिलना चाहिए। सब लोग बराबर के हिस्सेदार थे। कि आप एक बार बताओ कि मेरे घर में भोजन बना, मेरे 4 भाई भूखे रहे, मैं अकेले खा के बैठ जाऊं, ये नैतिकता है? और इसमें अंबेडकर साहब की गलती थोड़ी ना है, इसमें नेताओं की गलती है, जिन्होंने एक व्यक्ति को पूरा श्रेय दिया, बाकी लोगों को नकार दिया, इसलिए विरोध आया। अच्छा, अब थोड़ा उत्तर इंडिया वर्ल्ड कप धोनी के छक्के से नहीं जीती थी, इंडिया 11 खिलाड़ियों की मेहनत से जीती थी, लेकिन श्रेय धोनी के छक्के को अगर जाएगा तो टीम में तो विभेद आएगा। अच्छा, थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी यूपी पुलिस की भर्ती, उसके बाद सोशल मीडिया पर बाकायदा उसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि 18 से 22 तक सवर्ण जो युवा हैं उनकी जो एज है वो 18 से 22 तक, बाकी ओबीसी हैं, एससी हैं, 27 तक है उनकी एज। किस तरह देखते हैं आप इसको कि क्या रेस होने से पहले ही जो सवर्ण युवाओं को बाहर कर दिया जा रहा है? देखिए, हमारे चाहे बच्चे हैं, देखा जाए तो ये प्रतिभा का हनन है। वो कौन बच्चे हैं बताइए जो दौड़ रहे होते, जो पुलिस, मेरा बच्चा तो नहीं जाएगा पुलिस में, मैं तो नहीं भेजूंगा। वो कौन है? वो किसान का बच्चा है, रात सुबह 3 बजे से उठ के वो दौड़ रहा होता है, शरीर पे मेहनत कर रहा होता है, गाय भैंस चरा के खेती करके वो पुलिस में भर्ती का सपना देख रहा होता है। कोरोना काल में 1 साल की छूट दी गई थी, तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं, वही 1 साल की छूट बढ़ा के 18 से 23 कर देते आपने वो छूट जो दी थी वो वापस ले ली। लड़ाई इस बात की है। ईडब्ल्यूएस अधूरा है क्या अभी? देखिए, ईडब्ल्यूएस वो थोथा चना है, ईडब्ल्यूएस का कोई वैल्यू नहीं है। क्या इसमें वैल्यू डाल दी है? देखिए, मैं तो सबसे, अगर मेरी बात व्यक्तिगत आप करेंगे, मैं बस यही चाहता हूं कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जाति नहीं होना चाहिए, जाति नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए, बहुत मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं बड़े बड़े दलित नेताओं से, वो जो रोड पे भीख मांग रहे हैं वो ब्राह्मण घर का बच्चा है क्या? वो जो सबकी गंदगी साफ कर रहा है, रोड पे घूम रहा है, झाड़ू चला रहा है, वो ब्राह्मण घर का बच्चा है क्या? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक अभी तक पहुंच नहीं पाया। आपके समाज का अहित आपके समाज के लोग कर रहे हैं, सवर्ण नहीं कर रहा, ब्राह्मण ठाकुर नहीं कर रहा। मैं भी तो देखता हूं, वो जो मैं गाड़ियों से जाता हूं शीशा साफ कर रहे हैं बच्चे, नाम पूछिए उनसे, क्या वो दुर्गेश्वरी त्रिपाठी की औलाद है क्या? वहां पे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोग राजनीति करते हैं, और जो समाज का वाकई पीड़ित बच्चा है, वो चाहे दलित का हो चाहे किसी का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा होता है ना, उस बच्चे से मुझे प्रेम है। यही ब्राह्मणत्व है कि मुझे उस बच्चे से दर्द में दर्द है। आपके लोग IAS IPS बनने के बाद ब्राह्मण घर की लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि तुम्हारे समाज का लड़का आज भी रोड पे उठ के गंदगी साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, भीख मांग रहा है। फिलहाल अभी देवरिया से सांसद है सलमणि त्रिपाठी,
उन्होंने पत्र लिखा है बाकायदा, योगी जी को कहा कि जो उम्र है उसमें 3 वर्ष की और अवधि को बढ़ाया जाए। सलभ मणि त्रिपाठी जी जो है निरंतर समाज के हित की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोकप्रिय नेता हैं और हमारे भाई हैं, अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन देखिए उनकी बात को कितना सुना जाता है। बात तो ये है कि मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तेज तर्रार लीडर है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि उनकी बात को सुनने के लिए कोई बैठा हुआ है। बेचारे वॉइस उठा सकते हैं, निरंतर उठाते हैं समाज के लिए। और हर दुख में देवरिया में देवेश दुबे के परिवार के साथ हत्याकांड हुआ, सलभ भाई ने पूरी मदद करी। बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और मुझे उनसे बहुत स्नेह है, लेकिन उनकी वॉइस कितनी सुनी जाएगी इस पे मुझे संशय है। क्या लगता है 30 से 40 विधायक चोखाबाटी के कार्यक्रम करते हैं, जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए उस मुद्दे पर बात नहीं देखिए पूरे देश में तो मुद्दा बना ना कि ब्राह्मण विधायकों ने चोखाबाटी करी, लेकिन यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण चोखा बाटी खा रहा है, चाय पी रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो मुद्दा ब्राह्मणों का मुद्दा कैसे बन गया? अरे हमें ये तो बताओ कि वहां अंदर जाके ब्राह्मण समाज के हित की क्या बात हुई है? वो तो तारण कोई बात हुई नहीं। हाँ, तो सिर्फ चोखा बाटी खाई गई। चोखा बाटी खाई तो अपने लिए बात करी होगी ना, अपने व्यक्तिगत हित की बात करी होगी ना। समाज के हित की बात हुई होती तो आप आके बाहर बताते ना कि मैंने समाज के हित की ये बात करी थी। इतनी हत्याएं हुई ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में, इतने मुकदमे फर्जी लग रहे हैं। आज ही मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि एक ब्राह्मण बच्चे को एक दरोगा ने फर्जी मुकदमे में फंसा के उसका जीवन खराब कर दिया है। अच्छा, तो क्या ये बैठक जो थी छलावा है या फिर? छलावा नहीं, देखिए होता क्या है कि ये दुनिया एक जंगल की तरीके है, हर जानवर झुंड में रहना चाहता है। तो जब सबकी बैठक हुई, सब जातियों की बैठक हुई, तो ब्राह्मणों की भी बैठक हुई। लेकिन दिक्कत एक ये बात की है कि जब ब्राह्मणों की बैठक हुई तो सबके पेट में दर्द हो गया। अल्टीमेटम दे दिया गया। हाँ, अल्टीमेटम दे के क्या उखाड़ लेगा कोई? तुम्हें वोट चाहिए हमारा, हमें तुम्हारा कुछ चाहिए, तुम हमें तो गोली मार रहे हो। तो पंकज चौधरी है क्या? क्या लगता है जब तक पंकज चौधरी अध्यक्ष रहेंगे तो ब्राह्मण, कोई भी अध्यक्ष रहे, ब्राह्मणों का हित देख कौन रहा है? तुमको हम सत्ता से हटा सकते हैं, तुम हमें थोड़ी ना हटा दोगे कि यार भैया हमारे जाति स्वाभिमान से हम थोड़ी ना पृथक कर दोगे। क्या है पंकज चौधरी? पंकज चौधरी मुझे रोटी देते हैं क्या? पंकज चौधरी को ब्राह्मण हटा देगा देश से। क्या लगता है यूपी चुनाव में 2027 में ब्राह्मण किस ओर जाने वाला है? ये तो भैया मैंने आपसे फिर बताया, ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं है और ब्राह्मण सम्मान की मौत चुनने जा रहा है फिर से। मतलब ये बीजेपी को वोट करना सम्मान की मौत है। सम्मान की मौत है भाई। आप क्या करोगे बताओ? अखिलेश यादव जी ये तो मजबूरी प्रकरण में यादव समाज के लोगों को बुलाकर वहां पे उनका दर्द सुनकर सम्मानित कर रहे हैं। कभी किसी ब्राह्मण का दर्द सुना उन्होंने बुला के पिटावा प्रकरण में? या किसी ब्राह्मण के दर्द में उनको इतना तकलीफ हुई? मैं ये भी मानता हूं कि अखिलेश प्रोग्रेसिव लीडर है, अखिलेश अच्छे लीडर है, लेकिन आपको शायद अखिलेश यादव की ये दर्द है कि इतना काम करने के बाद भी ब्राह्मणों ने उनको वोट नहीं दिया। तो ये अखिलेश यादव अपने पार्टी के नेताओं से पूछे, उन्हें ब्राह्मण क्यों नहीं वोट दे रहा उन नेताओं को? एक कहावत, ब्राह्मणों से ये बात क्यों पूछ रहे हैं? गांव में एक कहावत है कि गुड़ भरा हसिया। क्या लगता है कि ये भाजपा ब्राह्मणों के लिए गुड़ भरा हसिया हो गई, ना बाहर आ रहा है ना अंदर निकल रहा है? देखिए परिवर्तन जो है वो होता है आज नहीं तो कल। सूरज अगर उगा है तो सूरज डूबेगा। तो भाजपा मतान अगर हो रही है, ब्राह्मणों को कुछ नहीं समझ रही है, जूते की नोक पर रखी है, तो जिस दिन जाएगी उस दिन वापस नहीं आएगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो चाहे कोई हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि ब्राह्मण अगर वापस कहीं लौटा तो फिर आप नहीं लौटोगे। ये थे मेरे साथ में दुर्गेश मणि त्रिपाठी की हमेशा ब्राह्मणों को लेकर मुखर आवाज बनते हैं और आवाज को उठाते भी हैं। तो ऐसे ही तमाम लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम लोगों से आपको मिलाते रहेंगे, तमाम जनता के मुद्दे जो हैं उनको उठाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में द पब्लिक प्राइम पर। नमस्कार। जरूर।